आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग करते हैं अगला चैप्टर नंबर 8, जो कि है कला एवं संस्कृति, जो कि आपके 17वीं BPSC और TRE 4 में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन की पहचान में बौद्धिक विरासत के साथ साथ कला, पर्व त्योहार, मेले, उत्सव तथा लोगों के रहन सहन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। कलात्मक दृष्टि से बिहार का इतिहास काफ़ी बहुआयामी तथा समृद्ध रहा है। बिहार के कला के इतिहास में स्थापत्य, मूर्ति, चित्र का अद्भुत सम्मिश्रण रहा है। आधुनिक काल में यह परंपरा संगीत, नृत्य, पर्व त्योहार आदि के रूप में और अधिक विकसित हुई है। अब हम देखते हैं यहाँ बिहार में कला के रूप कौन कौन से हैं। तो स्थापत्य है, चित्रकला है, संगीत, नृत्य एवं लोकनाट्य, पर्व त्योहार एवं मेले। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्थापत्य कला से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मौर्यकाल। बिहार में कला परंपरा के स्थायी प्रमाण मौर्य काल से प्राप्त होते हैं। मौर्य काल के दौरान बने राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप एवं गुफा स्थापत्य कला के प्रमुख रूप हैं। पटना के कुम्हरार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। यहाँ से एक विशाल कक्ष का अवशेष मिला है जिसमें 80 स्तंभ थे। ये गोलाकार स्तंभ एकाश्म पत्थर के बने थे, यानी कि एक ही पत्थर के बने थे। संभवतः यह महल पत्थर के स्तंभ पर लकड़ी से निर्मित था। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए एकाश्म पत्थर के स्तंभों का निर्माण करवाया था। इन स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृति है जो उल्टे कमल के फूल पर स्थित है। बिहार में ये स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण, लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण, रामपुरवा पूर्वी चंपारण और बसाड़ वैशाली से प्राप्त हुए हैं। ये एकाश्म स्तंभ चुनार के धूसर बालू के पत्थर से निर्मित है। इन पर सुंदरता के लिए चमकीली पॉलिश का प्रयोग किया गया है। आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ ने बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण करवाया था। गुफाओं के भीतरी भाग पर चमकीली पॉलिश का उपयोग इसकी प्रमुख विशेषता है। मौर्य काल के मूर्ति के अवशेष पटना एवं उसके आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। पटना से यक्ष की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये हल्के भूरे रंग के बालू के पत्थर से निर्मित हैं। पटना के लोहानीपुर से पुरुषों के नग्न रूप की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है। संभवतः ये जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। इनका निर्माण जैन शैली में कायोत्सर्ग मुद्रा में हुआ है। पटना सिटी के दीदारगंज से एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे यक्षी या स्त्री रत्न का नाम दिया गया है। भूरे रंग के बालू पत्थर से बनी यह मूर्ति नारी के शारीरिक सौंदर्य को सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित करती है। अब हम देखते हैं पाल काल। पाल काल के दौरान स्थापत्य एवं मूर्ति कला के कला रूप के अवशेष मिले हैं। ओदंतीपुरी
एवं विक्रमशिला महाविहार पाल कला के स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण हैं। इनका निर्माण ईंटों से किया गया है। आंगन के चारों ओर बरामदे तथा बरामदे के पीछे भिक्षुओं के निवास के लिए कमरे इसकी प्रमुख विशेषता है। गया में स्थित या गया में निर्मित विष्णुपद मंदिर पालकालीन मंदिर स्थापत्य का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। पाल काल में मूर्तिकला में पत्थर एवं कांसे दोनों का प्रयोग हुआ। कांसे की मूर्ति के प्रमुख रचनाकार धीमन एवं विठपाल थे। ये पाल शासक धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। कांसे से बनी ये मूर्तियां सांचे में ढली थी। इसके अनेक नमूने नालंदा एवं कुर्कीहार गया से प्राप्त हुए हैं। पाल काल के पत्थर की मूर्तियां काले बैसाल्ट पत्थर की बनी हुई है। ये पत्थर मुंगेर की पहाड़ियों से प्राप्त किए गए थे। इन मूर्तियों पर बौद्ध एवं हिंदू धर्म का विशेष महत्व था। अब हम देखते हैं मध्यकालीन स्थापत्य। तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है। इसका निर्माण 1353 ईस्वी में हुआ था। इस पर तुगलक शैली का प्रभाव था। अफगान शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना शेर शाह का मकबरा है। इसका निर्माण सासाराम में 1545 ईस्वी के मध्य हुआ था। झील के मध्य अष्टकोणीय आकार का यह मकबरा एक चबूतरे पर बना है, जिसके चारों तरफ सीढ़ियां हैं। इसकी छत एक बृहद गुंबद है। इसके अतिरिक्त सासाराम में हसन खां एवं इस्लाम शाह का भी मकबरा है। मुगल शैली की इमारत का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। सुंदर जालियां, ऊंचा चबूतरा और भव्य गुंबद इसके मुख्य आकर्षण हैं। अब हम लोग देखते हैं यूरोपीय स्थापत्य। गोथिक शैली में पटना समाहरणालय, पटना कॉलेज भवन तथा बांकीपुर चर्च एवं पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली प्रमुख उदाहरण है। इस पर हॉलैंड शैली का प्रभाव था। नवीन यूरोपीय शैली में पटना का राजभवन, पटना सचिवालय एवं उच्च न्यायालय का निर्माण करवाया गया। गोलघर यूरोपीय निर्माण कला के गुंबद कला का प्रमुख नमूना है। हिंद इस्लामी शैली में पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस का निर्माण कराया गया। अब हम लोग देखते हैं चित्रकला। सबसे पहले पटना कलम। 18वीं शताब्दी में पटना में मुगल शैली, ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय कला शैली के सम्मिश्रण से एक नवीन चित्रकला शैली का उद्भव हुआ, जिसे पटना कलम शैली का नाम दिया गया। इस कला शैली की प्रमुख विशेषता लघु चित्रों का निर्माण था। इनका निर्माण कागज तथा हाथी दांत पर किया जाता था। इसमें मुगलों की भव्यता की जगह सामान्य पर्व त्यौहार, उत्सव, जीव जंतु एवं सामान्य जीवन के चित्रों को प्रधानता दी गई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं मधुबनी चित्रकला।
मिथिला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा इस कला रूप को प्रचलित किया गया। इसके प्रमुख रूप भित्ति चित्र एवं अरिपन हैं। प्राकृतिक रंगों पर निर्भर इस चित्रकला में धार्मिक एवं वनस्पति चित्रों की प्रधानता है। यह बिहार की प्रमुख प्रचलित चित्रकला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मंजूषा चित्रकला। यह कला बिहार के भागलपुर एवं उसके आसपास अंग प्रदेश में प्रचलित है। यह स्थानीय लोक कला है जिसमें लोक गाथा के चित्रण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप में चित्रित किया गया है। यह कला बिहुला बिसहरी की लोक गाथा पर आधारित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं थंका चित्रकला। गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला को थंका चित्रकला कहा जाता है। थंका तिब्बती भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है जिसे लपेटा जा सके। थंका चित्रकला भारतीय तिब्बती संस्कृतियों का सम्मिश्रित शैली है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जादोपटिया चित्रकला। यह संथाल जनजाति क्षेत्र के रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला शैली है। जनजातियों द्वारा कपड़े या कागज पर जादोपटिया चित्रकारी की जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब संगीत कला। बिहार में उत्सवों, त्योहारों एवं शुभ अवसरों पर स्थानीय संगीत का प्रचलन रहा है। सबसे पहले देखते हैं चैता। चैत माह में गाया जाने वाला लोकगीत है। कौन सा? तो चैता है। फाग, फाल्गुन माह में होली के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है फाग। कजरी, यह सावन के समय युवक युवतियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। कौन सा? तो कजरी। 12 मासा, इसमें वर्ष के प्रत्येक माह की विशेषताओं का गीत द्वारा वर्णन किया जाता है। उसके बाद है जांतसारी। यह महिलाओं द्वारा चक्की अथवा जांता का उपयोग करते समय गाया जाने वाला लोकगीत है। उसके बाद है नचारी। यह भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है। यह प्रख्यात कवि विद्यापति के गीतों का संकलन है। उसके बाद है सोहर। शिशुओं के जन्म पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है सोहर गीत। सुमंगली या लगनी, विवाह के शुभ अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। बटोहिया, यह देशभक्ति से भरा गीत है। यह गीत श्री रघुवर नारायण की रचना है। उसके बाद देखते हैं फिरंगिया। यह देशभक्ति से भरा गीत है। इसका प्रचलन स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत अधिक था। अगला गीत है पूर्वी। इसमें बिरहनिया अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन गीत द्वारा करती है। अब हम लोग देखते हैं लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। सबसे पहले है जोगाड़ी नृत्य। होली के अवसर पर गांव की टोली द्वारा गीत एवं नृत्य किया जाता है। लौंडा नृत्य, शुभ अवसरों एवं त्योहारों में पुरुष द्वारा स्त्री का रूप धारण कर नृत्य किया जाता है, उसको लौंडा नृत्य बोला जाता है। करिया झूमर नृत्य, यह मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है। इसमें लड़कियां समूह में गाती और नृत्य करती है। अगला है झिझिया नृत्य। यह नृत्य ग्रामीण लड़कियों एवं महिलाओं द्वारा किया जाता है।
इसमें मुख्य लड़की अपने सर पर छिद्र वाला घड़ा रखती है तथा उसके अंदर दीप जलाकर नृत्य करती है। अगला है सामा चकेवा। कार्तिक माह में लड़कियों एवं महिलाओं द्वारा नाट्य के रूप में किया जाता है। यह भाई बहन से संबंधित नाट्य है। उसके बाद अगला है डोमकच। यह विवाह के अवसर पर बारात चले जाने के बाद घर की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह हास्य परिहास से संबंधित नाट्य होता है। अगला है जट जटिन। इसमें नाट्य द्वारा जट जटिन के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। अगला है विदेशिया। इसमें पुरुष तथा पुरुष द्वारा महिला रूप धारण कर नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। यह लौंडा नृत्य का नाट्य रूप होता है। विदेशिया भिखारी ठाकुर की कृति है। अब हम लोग देखते हैं पर्व त्यौहार। सबसे पहला है बसंत पंचमी। बिहार में माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाया जाता है। यह छात्रों के बीच सरस्वती पूजा के रूप में अधिक लोकप्रिय है। राम नवमी। भगवान राम के जन्मोत्सव पर चैत्र मास में शुक्ल पक्ष के नवमी को रामनवमी मनाया जाता है। इस अवसर पर रामायण का पाठ किया जाता है एवं झांकी निकाली जाती है। अगला है होली। फागुन माह की पूर्णिमा को यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से रंग गुलाल के साथ मनाया जाता है। अगला है शिवरात्रि। भगवान शिव एवं माता पार्वती के विवाह के अवसर पर यह मनाया जाता है। अगला है रक्षाबंधन। श्रावण माह की पूर्णिमा को यह त्यौहार मनाया जाता है। इसमें बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तथा अपने रक्षा का वचन लेती है। अगला है तीज। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। इसमें महिलाएं कठोर उपवास करती है। जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर यह त्यौहार भाद्र मास की अष्टमी को मनाया जाता है। विजयदशमी। आश्विन माह की 10वीं तिथि को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इसे मनाया जाता है। इस दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है। दीपावली। कार्तिक माह के अमावस्या को यह त्यौहार मनाया जाता है। यह भगवान राम द्वारा रावण का वध कर अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा। दीपावली को अगले दिवस पर यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन घर में गाय, बैल आदि पशुओं की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है छठ पूजा। यह बिहार का सबसे प्रमुख त्यौहार है। कार्तिक मास की 5वीं एवं छठी तिथि को यह त्यौहार मनाया जाता है। इस अवसर पर व्रती उपवास में रहकर सूर्य एवं जल की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह जयंती। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर शोभा यात्रा निकालकर इसे मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना बिहार है। अगला है महावीर जयंती। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म के अवसर पर चैत्र माह में मनाया जाता है। अगला है बुद्ध जयंती। वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्म के अवसर पर बुद्ध जयंती मनाई जाती है।
अब हम लोग देखते हैं मेले। पहला है हरिहर क्षेत्र मेला। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में गंडक नदी के किनारे आयोजित होता है। स्थानीय स्तर पर यह सोनपुर मेला के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है कार्तिक पूर्णिमा मेला। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा स्नान के रूप में लगता है। इस दिन लोग गंगा स्नान कर हरिहर नाथ की पूजा करते हैं। इसी दिन से सोनपुर मेला 1 मास के लिए प्रारंभ होता है। अगला है वैशाली का मेला। महावीर की जन्मस्थली में चैत्र मास में वैशाली मेले का आयोजन किया जाता है। अगला है जानकी मेला। सीतामढ़ी में सीता माता की जन्मस्थली पर चैत्र मास में जानकी मेला का आयोजन किया जाता है। अगला है सौराठ मेला। मिथिलांचल यानी मधुबनी में शादी विवाह को सुगम बनाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ या आषाढ़ माह में लगता है। इसमें पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर को चुनते हैं। अगला है पितृपक्ष मेला। प्रत्येक वर्ष सितंबर-अक्टूबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। इस मेले में हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करते हैं। अगला है मंदार मेला। बांका जिले में मंदार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर मंदार मेला लगता है। मलमास मेला। राजगीर में मलमास माह में लाखों भक्त गर्म पानी के झरने में स्नान करने एवं पूजा करने आते हैं। अब हम देखते हैं बिहार के विभूति एवं उनके नाम। जैसे कुंवर सिंह, इनको बाबू बोला जाता है। राजेंद्र प्रसाद, इनको देश रत्न या आजाद शत्रु बोला जाता है। जयप्रकाश नारायण, इनको लोकनायक बोला जाता है। श्री कृष्ण सिंह, इनको बिहार केसरी बोला जाता है। कर्पूरी ठाकुर, इनको जननायक बोला जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह, इनको बिहार विभूति बोला जाता है। वैद्यनाथ मिश्र, इनको नागार्जुन बोला जाता है। जगजीवन राम, इनको बाबूजी बोला जाता है। और रामधारी सिंह दिनकर, इनको राष्ट्रकवि बोला जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।